दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर के आए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की या सुपर टेट की, दोनों ही क्वेश्चंस दोनों ही परीक्षाओं में यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ बेसिक सी जो रचनाएं हैं उनके बारे में समझेंगे, फिर उससे संबंधित हम आपको लगभग 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ऐसी महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि रामायण की जब बात आती है, 2 चीजें हैं, रामचरितमानस है, रामायण है। प्रश्न बनता है कि रामायण किसकी रचना है, तो महर्षि वाल्मीकि की रचना है। इसमें कांड कितने हैं, तो 7 कांड है इसमें। और दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत किसकी रचना है, इसमें कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व है और महाभारत जो है ये वेदव्यास की रचना है। इसी तरीके से कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें आपका आ जाता है कुमार संभवम, जिसमें 17 सर्ग हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो रचना के साथ साथ सर्गों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष की 2 प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें बुद्ध चरितम है और बुद्ध चरितम के साथ साथ आपको याद रखना है सौंदर्य नंद है। बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं, तो 28 हैं और सौंदर्य नंद की बात करते हैं तो इसमें सर्गों की संख्या 29 हो जाती है। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी नहीं है। 3 कालिदास की रचनाएं दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा अश्वघोष से। तो आपको सभी रचनाओं की जब जानकारी होगी, जिनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में मैक्सिमम बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, जैसे कालिदास की रचना हो गई है ना, अश्वघोष की हो गई, भारव की हो गई, माघ की हो गई, तो ये सब रचनाएं आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कालिदास हो गई, अश्वघोष हो गई। अब बात करते हैं भारव की रचना। तो भारव की रचना जो प्रसिद्ध है उसका नाम है किरातार्जुनीयम। प्रश्न बनता है किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारव की रचना है। इसमें सर्ग कितने हैं, 18 सर्ग हैं। माघ की जो रचना है उसका नाम है शिशुपाल वधम। प्रश्न बनता है शिशुपाल वधम किसकी रचना है, तो माघ की है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 20। इसके अलावा नैषधि चरितम जो है ये किसकी रचना है, तो श्रीहर्ष की है। इसमें सर्गों की संख्या 22 है। इसके अलावा शूद्रक की रचना कौन सी है, तो शूद्रक मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है और इसमें जो 10 लिखा हुआ है ना, ये 10 अंक या फिर सर्ग होते हैं। ठीक है, ये नंबरिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है यहां से, इसलिए समझने का प्रयास करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। चलिए, बात कर रहे थे यहाँ पर हम शूद्रक और विशाख दत्त की। तो विशाख दत्त की कौन सी रचना है, मुद्रा राक्षसम। कालिदास की रचनाओं की बात करें तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम में कितने 5 अंक हैं, विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम जो यहाँ पर दे रखा है इसमें कितने हैं, तो इसमें 7 हैं, 7 अंक हैं, इसलिए 7 लिखा हुआ है। बात करें अगर हम यहाँ पर हर्षवर्धन की रचनाओं की जब हम बात करते हैं, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद है। प्रियदर्शिका में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, रत्नावली में 4 अंक हैं। नागानंद की जब हम बात करते हैं तो इसमें अंकों की संख्या 5 है। कादंबरी एक कथा है जिसकी कह सकते हैं रचनाकार कौन है, तो बाणभट्ट है और बाणभट्ट की एक और रचना है जिसका नाम है हर्षचरितम, लेकिन ये कथा नहीं है, ये आख्यायिका है। दंडी की प्रसिद्ध रचना है दशकुमार चरितम और अवंति सुंदरी, ये एक कथा है। सुबंधु की प्रसिद्ध रचना है वासव दत्ता, जो एक कथा है। इसी तरीके से अंबिका दत्त व्यास की 2 यहाँ पर एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है शिवराज विजय। इसके अलावा पंडिता क्षमा राव की जो रचना है यहाँ पर है उसका नाम कथा मुक्तावली और ग्राम ज्योति। ठीक है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है मंदार मंजरी। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम नीति कथाओं में और शोभासित ग्रंथ में। कथा साहित्य के अंतर्गत प्रश्न पूछता है कि पंचतंत्र किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा की है। हितोपदेश किसकी है, नारायण पंडित की है। वृहत कथा ये आपकी गुणात्म की है और बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की है। कथा सरि रत्न सागर ये सोमदेव की है। तिलक मंजरी धनपाल की है। वेम भूपाल चरितम ये वाणभट्ट बाण की है। भोज प्रबंध बल्लाल सेन की है। जातक माला आर्यशूर की है। उदय सुंदरी कथा ये सोढल की है। इसी प्रकार से हम कुछ सुभाषित ग्रंथों की बात करते हैं जिसमें पहला है सदुक्ति कर्णामृतम, ये आपकी श्रीधर दास की है। सुभाषित सुधानिधि सायड़ की है। सुक्ति मुक्तावली सुक्ति रत्नागर ये आपकी मतलब जो रत्नावली है सुक्ति मुक्तावली ये सुक्ति रत्नाकर की है। सुभाषित रत्न भंडागर ये शिवदत्त की है जिनका नाम नारायण राम आचार्य है। आगे बढ़े हम कुछ और चीजों को समझे। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में गीत काव्य और खंड काव्य जो हैं, यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है।
तो ऋतु संहारम और मेघदूतम ये नाटक नहीं है, ये गीति काव्य और खंड काव्य है। भर्तहरि की रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम ये भर्तहरि की है। जयदेव की जो है प्रसिद्ध रचना गीत गोविंदम है। और बाण भट्ट की जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडी शतकम, मयूर भट्ट की सूर्य शतकम है। दामोदर गुप्त की यहाँ पर कुट्टी नीतम है और भुई की पवनदूत है। श्रुत काव्य में आ जाइए तो यहाँ पर रावण जो है ये शिव तांडव सूत्रम है। और शंकराचार्य की यहाँ पर प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी है। इसी तरीके से पुष्पदत्त की शिव महिमा सूत्रम है। जयदेव की यहाँ पर गंडास नौ है। अब यहाँ पर इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। इससे पहले आप जान लीजिए चंपू किसे कहा जाता है, तो गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है वो चंपू काव्य होता है। ठीक है, प्रोज और पोएट्री इसमें दोनों ही होता है। ठीक है, जैसे रामायण चंपू किसका है, भोजराज का है। भारत चंपू किसका है, अनंत भट्ट का है। हरिश्चंद्र किसका है, ये जीवंधर चंपू किसका है, ये हरिश्चंद्र का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें अगर अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी प्रसिद्ध है, ये पाणिनि की रचना है। महाभाष्यम किसकी है, पतंजलि की है। सिद्धांत कौमुदी किसकी है, भट्टोजी दीक्षित की है। लघु, मध्य और सार सिद्धांत कौमुदी, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, जब सिद्धांत कौमुदी पूछेगा तो भट्टोजी दीक्षित आप लगाइएगा, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी अगर पूछ दे या मध्य सिद्धांत कौमुदी पूछ दे तो वो वरदराज की हो जाएगी, याद रखिएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं नागेश भट्ट की, तो शब्देंदु शेखर और परिभाषेंदु शेखर ये नागेश भट्ट की है। पंडित राज जगन्नाथ की रचना की बात करें तो यहाँ पर मनोरमा कुछ मर्दनम ये पंडित राज जगन्नाथ की है। इसी तरीके से और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। आयुर्वेद में आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि चरक संहिता किसकी, चरक की है। सुश्रुत संहिता किसकी, सुश्रुत की। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की है। मनुस्मृति जो है मनु की है। कामसूत्रम जो है वात्स्यायन की है। गणित और ज्योतिषी में जब बात करते हैं तो वेदांग ज्योतिषी किसकी रचना है, आचार्य लगत की है। लीलावती बीजगणित ये जो रचना है भास्कराचार्य की है। भाषा में रचनाओं की यहाँ पर छदोमंजरी है, ये सब आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन नए भी हैं और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे भी आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस महाकाव्य का प्रारंभ और समाप्ति यानी शुरुआत और अंत, यही कहेंगे इसको, दोनों ही श्री शब्द से होता है। क्वेश्चन नंबर 1, तो किरातार्जुनीयम जो प्रसिद्ध रचना है इसकी शुरुआत भी श्री से होती है और अंत भी श्री से होता है। ये किसका है, ये भारवी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। शिशुपाल वदन की बात करें तो ये किसका है, महाकवि माघ का है। और रघुवंशम किसका है, तो कालिदास का है। कुमार संभवम भी कालिदास की ही प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है, संस्कृतम जो है ये किस परिवार की मुख्य भाषा है, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं ये भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती कंठाभरणाम के रचयिता कौन है, भोजराज, अभिनवगुप्त, महिम भट्ट या फिर रूपक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भोजराज की रचना है, यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है। अभी भी आपको बताया कि सिद्धांत कौमुदी पूछेगा तब आपका आंसर दूसरा जाएगा, लेकिन जब लघु सिद्धांत कौमुदी पूछ ले तो आपको ध्यान से यहाँ पर उत्तर करना होगा। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें, चौथे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा वरदराज की है। और वरदराज जो है ये भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5, लावण ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है, ज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्निमित्रम में, मृच्छकटिकम में या फिर स्वप्नवासव दत्तम में। लावण ग्राम की घटना का जो वर्णन है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा 5वें प्रश्न के लिए स्वप्नवासव दत्तम में। ठीक है, ये जो घटना है भास का एक नाटक है स्वप्नवासव दत्तम। इसमें अफवाह एक तरीके से फैलाई जाती है कि रानी वासवदत्ता और स्वयं लावणका में लगी आग में मारे गए हैं, ऐसी अफवाह फैलाई जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो विकल्प में दिया गया है ये कालिदास का कह सकते हैं एक दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर केंद्रित है। मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास का नाटक है, ये अग्निमित्र और मालविका पर केंद्रित था। मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक का है। महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीचरितम, मेघदूतम। बृहत्त्रयी में मेघदूतम जो है सम्मिलित नहीं है।
किरातार्जुनीयम भारवी का है, शिशुपाल वधम माघ का है, और नैषधि चरितम जो है ये श्रीहर्ष का है। ठीक है, और मेघदूतम की हम बात करते हैं तो ये कालिदास का गीतकंभ खाड, मतलब कह सकते हैं गीत काव्य है। ये एक गीत काव्य है मेघदूतम, जो किसका है? कालिदास का है। ध्यान रखिएगा ये बृहत्त्रयी में सम्मिलित नहीं है। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्य किस उपनिषद से जुड़े हुए हैं? मातृ देवो भव का मतलब हो गया माता को देवता के समान माने, पितृदेवो का मतलब हो गया पिता को देवता के समान, आचार्य देवो भव का मतलब हो गया गुरु को देवता के समान, अतिथि देवो का मतलब हो गया कि अतिथि को देवता के समान माना जाए। और ये कहां से लिया गया है? आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है। ये ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है तैत्तिरीयोपनिषद से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है सुभाषितम पद का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 8 की जब हम बात करते हैं सही जवाब हो जाएगा सुभाषितम का मतलब हो जाता है मधुर वचन। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? क्वेश्चन नंबर 9। 12, 22, 18 या फिर 3? क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर हो जाएगा 18 जो है अध्याय है भगवत गीता में। अगला है महाभारत कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक। बिना पढ़े हुए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आप धार्मिक लगा करके आएंगे, लेकिन इसका आंसर ऐतिहासिक जाएगा, धार्मिक नहीं होगा। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत, इसको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, इसे भारत भी कहा जाता है। और काव्य ग्रंथ भारत अनुपम, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा ये साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। आदि कवि की उपाधि से कौन से कवि को घोषित किया जाता है? तुलसीदास, कालिदास, भवभूत या फिर वाल्मीकि? क्वेश्चन नंबर 11। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है? गायत्री छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तेन त्यक्तेन गुंजीथा मंत्र, ये किस उपनिषद से संबंधित है? ईशावास्योपनिषद, कंठोपनिषद, कुंडकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। ठीक है, ये जो पंक्ति है ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र का हिस्सा, इसका मतलब होता है कि ईश्वर के द्वारा दिए गए त्याग, तब जो ईश्वर के द्वारा जो चीजें दी गई हैं उनका त्याग पूर्वक भोग करो। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग कब होता है? आरंभ में, अंत में, मध्य में या फिर तीनों में? हर वो प्रश्न जिसका विकल्प उपरोक्त सभी दिया हो, जरूरी नहीं कि वही सही हो। नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जामिनर ऐसे इतने आसान क्वेश्चन नहीं देने वाला है कि आप तुक्का लगा लें और काम चल जाए। नाटक के अंत में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, ये एक परंपरा है संस्कृत नाट्य परंपरा में। भरत वाक्य एक प्रकार का, एक कह सकते हैं आशीर्वाद के तरीके से एक श्लोक होता है। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कहते हैं श्री गणेशाय नमः गजानन भूतग्रात सीवितम कपित जब पंचार वचनम। उसी तरीके से जब नाटक होता है तो भरत वाक्य का प्रयोग किया जाता है और ये नाटक के अंत में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रियदर्शिका और रत्नावली के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन जो है ये एक कह सकते हैं सम्राट थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इन 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों की रचना की थी। न धर्म वृद्धिश वयम समीक्षते, ये वचन किस कवि के हैं? भास, व्यास, कालिदास, भवभूत? प्रश्न संख्या 16। ये जो है कालिदास की पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कहां से ली गई है? तो ये कुमार संभव के 5वें सर्ग से ली गई है। इसका मतलब क्या होता है कि धर्म में वृद्ध यानी बड़ों की आयु नहीं देखी जाती, अर्थात उनकी योग्यता ही सर्वोपरि होती है। जिस तरीके से आप देखते हैं ज्ञान के लिए आप किसी सामने वाले की उम्र या उसकी शक्ल नहीं देखते हैं, उसके ज्ञान को देखते हैं और उससे आप सीखते हैं। जैसे हमसे बहुत सारे लोग सीखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग वर्किंग टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक है, हमसे पढ़ करके उन्होंने अपना सीटेट पास किया, यूपीटेट पास किया। उम्र में हो सकता है हमसे ज्यादा हो सकता है उनको व्यावहारिक अनुभव भी ज्यादा हो, लेकिन
यहाँ पर वही है कि जिससे आपको ज्ञान मिल रहा है उसकी उम्र, उसका शकल, उसका रूप नहीं देखा जाता है। ये नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई? बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। और इसके रचनाकार की जब बात आती है, नाम आता है, तो भट्टी नाम आप याद रखिएगा। महाकाव्य है ये रावणवध, इसके रचनाकार महाकवि भट्टी हैं और इसलिए इसको भट्टी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें श्री राम की कथा, उनके जन्म से लेकर के और जो रावण था उसके कह सकते हैं संहार तक का वर्णन इसमें मिलता है। ये काव्य न केवल रामायण की कथा को प्रस्तुत करता है बल्कि पाणिनि के जो व्याकरण के नियम है उनको भी प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा भट्टी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपने पढ़ा था कि ये पंक्ति किसकी है? कालिदास की है। 17वां प्रश्न यहाँ पर हो गया, भट्टी की है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। काव्य में रस की स्थिति को कहा जाता है आत्मा। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19, 8, 9, 10 या फिर 11, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका सही जवाब हो जाएगा 8, 9, 10 या फिर 11। 10 होते हैं, 10 परिच्छेद होते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 10 परिच्छेदों को आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उसमें बेसिक यही पूछा जाता है, ये कितने परिच्छेद हैं, कौन कौन से परिच्छेद हैं, उनके नाम जो है वो आपसे टीजीटी, पीजीटी और उच्च स्तर की जो परीक्षाओं में है उनसे पूछा जाता है। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। 10 जो परिच्छेद हैं उनके नामों की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। प्रथम परिच्छेद में क्या इसका वर्णन है? इसमें काव्य के प्रयोजन और परिभाषा का वर्णन है। दूसरे में वाक्य और पद की परिभाषा का वर्णन है। ऐसे ही नाम है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे ही 10 परिच्छेद हैं और इसमें पूरा जो है वर्णन दे रखा है कि किसमें क्या है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 20, ध्वनि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सही जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन। 21वां प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति विषय रणन सिद्धांत के मूल प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं? रूसो, सुसिलमिस, प्लेटो, नवारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सही जवाब हो जाएगा प्लेटो, आंसर हो जाएगा प्लेटो। भाषा की उत्पत्ति के राणन सिद्धांत को या रणन सिद्धांत को, जिसको डिंग डोंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रवर्तक जो है प्लेटो को माना जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि शब्द की ध्वनि और उसके अर्थ के बीच एक संबंध होता है। कालिदास से कस्या अलंकार प्रयोगे सर्वश्रेष्ठ आसीत, यानी कालिदास ने किस अलंकार के प्रयोग को सर्वश्रेष्ठ माना है? क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका उपमा अलंकार, अर्थात पहला विकल्प सही हो जाएगा। मेघदूत के रचनाकार कौन है? भभूतिना, श्रीहर्षेण, भारवीड़ा है या फिर कालिदास है? क्वेश्चन नंबर 23, कालिदास की रचना है मेघदूत, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामायणम केन रचितम, इसका उत्तर आप लोग वीडियो को रोकिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और सभी लोग जय श्री राम लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसके जो है रचनाकार कौन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 की जब बात करते हैं, प्रतिज्ञा योंग नारायण किसकी रचना है? कालिदास, भास, भारवी, भवभूति। क्वेश्चन नंबर 25 और ये रचना है भास की, अर्थात इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये भास की रचना है, ठीक है। प्रतिज्ञा योंग नारायण ये एक नाटक कह सकते हैं, नाटककार जो हैं भास, उनकी प्रसिद्ध रचना है। और इस नाटक में एक राजा थे जिनका नाम था उदयना, उनको कैद मतलब जेल में थे, उनसे मुक्त कराने के लिए कुछ योजनाओं की इसमें चर्चा की गई। 26वां प्रश्न है, प्रतिमा की कौन सी विधा है? भास रचित प्रतिमा कौन सी विधा, मतलब प्रतिमा जो रचना है वो किसकी है? भास की है, लेकिन ये क्या है? महाकाव्य है, खंडकाव्य है, चंपू है या फिर नाटक? तो ये एक प्रकार का नाटक है। 26वें प्रश्न में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नाटक इन्होंने कुल लिखे हैं भास ने, उसमें से एक है ये। 7 अंकों का नाटक है, इसमें अंकों की संख्या कितनी पूछ ले तो आप बताइएगा। 7 इसमें अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? देखिए थ्योरी में आपको बताया था हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 27 की जब बात आती है तो आपका उत्तर हो जाता है ये कालिदास की। होलिका प्रहलाद के रिश्ते में क्या थी? बुआ, बहन, चाची, दादी। तो बुआ थी। अगला प्रश्न है, होलिकोत्सव कब होता है, यानी होलिका दहन कब मनाया जाता है? 29वें प्रश्न में तो फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
सुभद्रा किसकी बहन थी? कृष्ण की बहन थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माद्री माता थी युधिष्ठिर की, नकुल की, भीम की या फिर द्रोण की? नकुल की माता का नाम माद्री था। ये सभी कथाएं हैं, उनसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। जयद्रथ किसके हाथों मारा गया? क्वेश्चन नंबर 32। जयद्रथ जो है अर्जुन के हाथों में मारा गया। करुण रस को सर्वोत्तम प्रधान रस किसने माना है? भाष ने, कालिदास ने, भारवी ने, भवभूति ने? क्वेश्चन नंबर 33। करुण रस को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा रस किसके द्वारा माना गया है? सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए भवभूति ने। सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन का वर्णन किसमें है? क्वेश्चन नंबर 34। प्रतिमा नाटकम में, महावीर चरितम में, उत्तर रामचरितम में, रघुवंशम में? सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का जो मिलन होता है उसका वर्णन देखने को मिलेगा उत्तर रामचरितम में। महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? दूत वाक्यम, स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिमानाटकम, मृच्छकटिकम? ठीक है, मृच्छकटिकम जो है ये भास का नाटक नहीं है। प्रश्न बनता है किसका है? अच्छे से याद करिए, अभी भी क्लास में बताया गया था, शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर अभियान शाकुंतलन के अनुसार शकुंतला के साथ पतिग्रह हस्तिनापुर गई थी। शकुंतला के साथ कौन गया था? क्वेश्चन नंबर 36 अनुसुया, प्रियंवदा, गौतमी या फिर मेनका? 36 में आपका उत्तर हो जाएगा गौतमी। ठीक है, ये एक आश्रम की वृद्धा थी, गौतमी, वो गई थी। अगला है महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। तो अभी भी आपने पढ़ा है मृच्छकटिकम जो है शूद्रक का है, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। भाषा कौशल का अंतिम सोपान कौन सा? सुरोपालिया पढ़ते, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये अंतिम यानी चौथा यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा पात्र किससे संबंधित है? दूसरा पात्र का संबंध किससे है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम और मालविकाग्निमित्रम या फिर एक और ऑप्शन है मालती माधवम, मालती माधव। क्वेश्चन नंबर 39वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा शूद्रक की प्रमुख रचना है मृच्छकटिकम, जिसमें वर्णन है धूतरा पात्र का। मृच्छकटिकम, धूतरा एक प्रमुख पात्र है। नाटक के जो नायक हैं चारुदत्त की समर्पित और गुड़ी पत्नी है। नाटक में आत्म बलिदान, वफादारी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है रघुवंशम में, कादंबरी में, किरातार्जुनीय में, हर्षचरित। प्रश्न संख्या 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका सही जवाब हो जाएगा रघुवंशम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इन 40 प्रश्नों में आपका क्या कुछ स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लास कैसी लगी? ऐसी एक क्लास और आनी चाहिए क्या? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रिवीजन करा देते हैं। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि का है और वेदव्यास जो है उन्होंने महाभारत की रचना की थी। कालिदास की रचनाओं की बात करते हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, अश्वघोष की बुद्धचरितम, सौंदर्यनंद, भारव की किरातार्जुनीयम, माघ की प्रसिद्ध है शिशुपालवधम, श्रीहर्ष की नैषधि चरितम। मृच्छकटिकम शूद्रक की है और विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षसम। कालिदास की यहाँ पर रचना है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। भवभूति की रचना है मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, हर्षवर्धन की है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बाणभट्ट की कथा है कादंबरी, दंडी की है दस कुमार चरितम, सुबंधु की है वासव दत्ता। और ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया। चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।